हेलो दोस्तों, आपका AMG टाइम पे स्वागत है। आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कैंडिडेट हैं जो 2026 में चुनाव होने जा रहा है। सर का नाम है हिमाल अख्तर और सारी जानकारी खुद सर अपने बारे में खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइए सर। देखिए, मैं 1984 से वकालत में हूँ और मैं 2018 में बार काउंसिल में मेंबर चुन के आया था। उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन भी रहा और अब जब लास्ट मोमेंट तक मैं को चेयरमैन भी रहा, डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन भी रहा। तो शुरू से ही प्रैक्टिस आप दिल्ली में ही कर रहे हैं? हाँ, मैं शुरू से ही, मैं 18 अक्टूबर 1984 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी से मैं वकालत में हूँ और दिल्ली में हूँ। सर से हम कुछ सवाल करेंगे जो सर का क्या एजेंडा है उसके बारे में। तो सबसे पहले सर बताइए कि आप बार काउंसिल की किस सबसे बड़ी विफलता को जब आप चुन के आएंगे तो उसको सही करेंगे? देखिए, इसको बार काउंसिल की विफलता नहीं कह सकते। मेरा मानना ये है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लॉयर्स कम्युनिटी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, इसका ये बहुत बड़ा सेक्टर है और ये टोटल सेक्टर हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से इसको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, गवर्नमेंट की मदद ज़ीरो के बराबर है। इसलिए ये बार काउंसिल की विफलता नहीं है, बेसिकली विफलता जो है हमारी सरकार की है, हमारे सिस्टम की है। सर ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि सरकार या विफलता, तो हम वकीलों का जो एडवोकेट हैं, जो फैमिली है, इनका कोई रोल नहीं होता इसमें? इनका रोल होता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैंने जब मिस्टर रिजिजू साहब लॉ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे भी बात को डिस्कस की थी, ये बात की थी, और मैंने कहा था कि किसी भी फ्रेटर्निटी की कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और सरकार कोई भी फंड एलोकेट नहीं करती है। जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है बार काउंसिल के पास में, सिर्फ वही अमाउंट होता है, उसी से खर्चे चलाने रहते हैं, उसी से वेलफेयर के काम करने रहते हैं। तो हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि हमें बार काउंसिल को सरकार फंड एलोट करे जिससे कि हम वेलफेयर के काम कर सकें। तो मेरा पहला एजेंडा तो यही है कि हम सरकार से फाइट करेंगे जिससे कि फंड ला सकें, फाइनेंस ला सकें, और जब फाइनेंस लाएंगे तो फिर वेलफेयर के काम कर सकें। ठीक है सर, मेन आपका इसमें वेलफेयर के वर्क के लिए है। अब सबसे जो आज के सिचुएशन में जो सवाल है ये है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो हम लोग रोज़ सुनते हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी में कोई भी आता है वकीलों को धमका जाता है, गोली मार देता है, मर्डर भी कर देता है। इवन आजकल तो साकेत कोर्ट में भी कई हादसे हो चुके हैं। इसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, इन तमाम प्रॉब्लम का हल जो है वो प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो आना है। आप कहीं ना कहीं मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इतने बड़े सेक्टर में काम कर रहे हैं और हम एक जुडिशरी के एक बहुत बड़ा पिलर हैं जो कि डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन हमें कहीं से प्रोटेक्शन नहीं है। तो तमाम प्रॉब्लम का हल जो है वो प्रोटेक्शन एक्ट है। आपको शायद याद होगा, आपने मुझे बात याद दिलाई, जब रोहिणी में एक बार गोली चली थी तो उस ज़माने में राकेश अस्थाना साहब पुलिस कमिश्नर थे। तो मैंने पर्सनली उनसे टाइम लेके और इमीडिएट उनसे मीटिंग सेट की थी। तमाम मीडिया में आया था और मैंने उनसे कहा था कि आप हमसे अगर ये चाहते हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करें तो आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त उनका एक प्रपोजल आया था कि भाई हम जब तक कि प्रोटेक्शन एक्ट आपका नहीं आता है हम कमेटी बना देते हैं और आपके यहाँ से नोडल ऑफिसर वगैरह लेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को हमारे लोगों की ऑफिसर्स की और आपके नोडल ऑफिसर की मीटिंग होगी और उसके मुताबिक बैठ के वो डिसीजन लेंगे। तो वो एक इनिशिएटिव था। उसके बाद में उनका पीरियड ख़त्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए। तो अगर एक्ट होता तो चीज़ें परमानेंट रहती। बिल्कुल सर, जो नए एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए उनकी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, उनके लिए आगे बढ़ने का फ्रेमवर्क जो रास्ता होता है, ये आपके ब्लू चार्ट में तैयार है या? हाँ बिल्कुल, मेरे ब्लू चार्ट में है। देखिए, फिर मैं अल्टीमेट वहीं आ रहा हूँ आपके पास कि हम गवर्नमेंट से पैसा लेंगे, फाइनेंस लेंगे और उनसे कहेंगे जिस तरह आप दूसरे सेक्टर पे अपने पैसे खर्च करते हैं आप इसे लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी पैसा दीजिए। और बिना पैसे के वेलफेयर का काम नहीं हो सकता है। और हमारे एजेंडे में यह है कि एक वकील को, यंग जनरेशन लॉयर को, और स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उस डिफ़िकल्टीज़ में बार काउंसिल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, हम इस पे लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ उनको स्टाइपेंड के नाम से दें
उनको सीटिंग अरेंजमेंट का भी दें, उनको चैम्बर का हिसाब किताब बनाएं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और उस पर मैं पहले 7 साल में रहा हूँ, हमने उस पर बहुत काम किया है, और अगला एजेंडा मेरा यही रहेगा कि हम यंग जनरेशन के लिए कुछ कर सकें। हाँ, ये तो सही है कि पिछले 1 साल पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था उसमें जो फीस स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप लोगों ने फाइट करके अब शायद 750 या 750 रुपये कर दिया है। ये तो नए वकीलों के लिए, जो न्यू कमर है, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम किया। मेन चीज़ है, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट से फाइट की बात हो रही है सर, लेकिन हम वकीलों जो सीनियर एडवोकेट हैं वो जूनियर के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर कोई रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप कहना चाहते हो? देखिए, मैं मेरा एजेंडे में ये बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि प्राइवेट आर्बिट्रेशन सेंटर खुल रहे हैं, मैंने अपने यहाँ कुछ अपने लेवल पे ये मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कॉलेज से बच्चा आता है तो उसको ना तो कोई इंटर्नशिप के लिए कोई उसका कोई कनेक्टिविटी होती है, ना कोई जूनियरशिप की होती है। तो मैंने अपने यहाँ कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना रहा हूँ, इस तरह का सेंटर हमारा खोलने का आइडिया है, जहाँ बच्चे आके अपनी रिक्वायरमेंट दें और रिक्वायरमेंट दे के अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें इंटर्नशिप कराई जा सके, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें सीनियर कराया जा सके। अनऑर्गेनाइज बेसिस पे मैं अभी एक काम कर रहा हूं जो शायद आपको नहीं पता। जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उन बच्चों को इंटर्नशिप भी लगवाता हूं, उनसे बात करके कोशिश करता हूं उनका पोटेंशियल जान लूं और उसके अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उन्हें सीनियर दिला दूं। मतलब आप खुद से पहले से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, और मैं उसका सबसे बड़ा एक सबूत यह है, मेरे पास 1000 इस पीरियड में मेरे चैम्बर से 1000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, जो उन बच्चों को मेरे चैम्बर से फैसिलिटेट किया गया है। जो डॉक्यूमेंट भरवाने हैं, कागज़ कराने हैं, उनका जो भी काम होना है, मेरे ऑफिस से एक छत के नीचे से उनका वेरिफिकेशन होना है, ये मैं कर चुका हूँ। कितने सारे बच्चे आते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास DU से बच्चे आते हैं, मेरे पास AMU से बच्चे आते हैं, मेरे पास जिंदल से बच्चे आते हैं, जामिया से आते हैं, अमेठी से आते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आते हैं, एंड यू विल बी शॉकिंग एंड सरप्राइज BOHU से भी बच्चे मेरे पास आते हैं। तो मैं उनकी भी मदद कर रहा हूँ। तो अनऑर्गेनाइज बेसिस पे है, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर इसमें बार काउंसिल की मदद मिल जाए तो फिर एक सिस्टमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ 25 लोग होते हैं। आई विल फाइट इट आउट फॉर दिस थिंग, और लड़ूंगा, कराने की कोशिश करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली करा लाऊंगा। जब तक नहीं होता है, अपने लेवल पे, अपनी ताकत के लेवल पे, अपनी बेस के लेवल पर मैं यंग जनरेशन लॉयर के लिए ना मदद करूंगा। देखो हमें ये बात बहुत अच्छी है कि बिफोर इलेक्शन जीते आप इतना कर रहे हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। और ख़ासतौर से जो मेरे एडवोकेट हैं उनसे कह रहा हूँ कि सर ने कहा अभी कि बिफोर इलेक्शन, जब जीतने से पहले इन्होंने इतना सारा काम किया, अगर ये इलेक्शन जीत जाए तब क्या करेंगे, ये सोचना आपका काम है। सर अब आती है कि पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट, हर प्रोफेशन की एक लॉबी चलती है। हम भी जाते हैं, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, तो हम जब जाते हैं तो हमारी भी लॉबी है, लेकिन हमारी लॉबी इतनी मजबूत क्यों नहीं है जैसे डॉक्टरों की लॉबी है, पुलिस की लॉबी है, और ना ही हमारे लिए कोई ऐसा एसोसिएशन है। वो ठीक है, BCD है, हमारा बार एसोसिएशन है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। सर इसके लिए क्या करना होगा हमें? नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। आपका सवाल ठीक नहीं है। वजह यह है कि हमसे ज़्यादा मजबूत लॉबी किसी की नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ कागजों में है। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि अगर रास्ते में आपको कहीं दिखाई दे जाएगा कि वकील के स्टिकर की गाड़ी है, तो दूसरी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली रुकना शुरू हो जाएंगी। तो रादर आई एम हैप्पी कि मैं ऐसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ कास्ट, रिलीजन, कलर कुछ नहीं चलता है, सिर्फ काला कोट और बैंड चलता है। तो मैं इस बात को आपकी नहीं मानता, और मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा है। मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ कि अभी एक मेरे वकील साथी के साथ कुछ ज्यादती हुई चांदनी महल थाने में, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया। तो मैंने इमीडिएट आई कॉल टू द SHO। मैंने कहा आप देखो, सही काम करो, हम वकील के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कल को ब्लेम मत करना हमें। तो हम ऐसा नहीं है, मैंने तो पूरी ताकत से खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं हमारे। और एक बात बता दूं आपको, ये वो ताकत है जिससे कि जैसे पुलिस कभी जाती करती है, तो पुलिस अगर कभी जाती नहीं सर, हमेशा जाती करती है पुलिस। वैसे तो अगर आप हमेशा की बात कर रहे हैं, तो अगर हमेशा उस जाति के खिलाफ खड़ा होता है तो आपको वकील दिखाई देगा सिर्फ। बिल्कुल सर, ये बात सही है। सर अगर किसी वकील पर झूठा FIR हो जाता है, जी, तो क्या पुलिस और प्रशासन सीधे टकराने को तैयार रहता है? मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी हिम्मत है। अभी हम जैसे लोग जिंदा हैं। हमने आपको शायद नहीं मालूम, मैंने 89 किरण बेदी का दौर देखा है। किरण बेदी जो बहुत बड़ी पावरफुल लेडी थी, उसने एक बार जब वकीलों के साथ जाती की, तो उसके बाद उसे उसके घर तक पहुंचा दिया था हमने। और उसका स्टेटमेंट आया था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आई फाइट आउट विद द लॉ। ज़िंदगी भर सक्सेस नहीं हो पाई। तो हाँ, ज़िंदगी भर उसके बाद कहीं उसे जाने नहीं दिया। तो आप ज़रा, जब लॉयर्स कम्युनिटी है, हमारे पास सिर्फ यही है, जो चीज़ है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये है।
बिल्कुल, ये सही है। आप मानते हैं कि वकीलों के लिए चैम्बर का अधिकार है, किसी गुट की बपौती नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप मेरे उसी सवाल पे आ गए जिस मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था। जब तक इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ये चीज़ों का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है। हम इस बात को परसू करेंगे कि आप इसको सिस्टमेटिक कीजिए जिससे कि लोगों को, आप जानते हो मेरा सपना क्या है? आप पूछेंगे मेरा सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि जब एक बच्चा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए तो उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के साथ एक चैम्बर की चाबी हो। क्या बात है, अच्छी बात है। और चैम्बर की चाबी हो और उससे कहा जाए कि जब तक तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक तुझे तेरे खर्चों की जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऊपर होगी। तामीर न होने पाए वो अलग बात है, यूं तो हर ज़हन में एक ताज होता है। तो मेरा सपना है सर, ये बहुत सेंसिटिव और पूरे समाज के लिए ये क्वेश्चन है कि आज के डेट में इंडिया में जो भी टॉपर्स बच्चे होते हैं वो नीट, जेई, मेडिकल, इंजीनियरिंग चले जाते हैं। और क्या कमी रह गई हमारे प्रोफेशन में, एडुकेसी में, कि यहाँ वो बच्चे नहीं आते हैं? और क्या उसमें इम्प्रूव किया जाए कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो 99% वाले बच्चे हैं वो इधर आते हैं। बहुत माइनर उनका परसेंटेज 1% होता है, वही बच्चे आते हैं जो 40-45% वाले होते हैं। और इस प्रोफेशन की कोई सिक्योरिटी नहीं है। 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद से लोग ये प्रोफेशन छोड़ देते हैं। सर, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, आपका क्वेश्चन 2 फोल्ड पर है। एक फोल्ड पर तो यह है कि इंटेलिजेंट बच्चे इस पे क्यों नहीं आते। हाँ, ये ठीक है। तो ये परसेप्शन आपका गलत है। इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है, पहले नहीं आते थे। आज वकालत का स्टेटस और स्टैंडर्ड बदल गया है। आज इंटेलिजेंट जो बच्चे जुडिशरी देना चाहते हैं, जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली वो इस वकालत को चूज़ करते हैं। तो मैं पहले सवाल का जवाब तो आपके ये है कि लेकिन उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं जिस स्पीड से आने चाहिए। यहाँ मैं आपको एग्री करता हूँ। तो इसके लिए आपको सिस्टम में कामयाबी दिखानी पड़ेगी और सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर इस सिस्टम में सेफ है। तो आपको फिर कहने की जरूरत नहीं। तो सर, इसीलिए तो आप जैसे सीनियर एडवोकेट की जरूरत है। और हम इसके लिए इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत एक और है। मैं DU में आई वाज द चीफ गेस्ट दिया, तो मैंने वहाँ एक स्पीच में एक बात कही थी। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन की जो फैकल्टी में एजुकेशन पढ़ाई जाती है और जो कोर्ट में काम होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा फैकल्टी से कोर्ट तक, और वो ब्रिज बनाएंगे हम तब जो सीनियर एडवोकेट आगे आएंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। हमारे पास इस तरह की एकेडमी होनी चाहिए जहाँ बच्चों को आने के बाद, एक जज को गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। हाँ, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। गवर्नमेंट के भाई आपने इफ यू वांट टू होल्ड द कोर्ट देन आपको ट्रेन करके भेजा है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ इस तरह ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए। हम इस पे काम कर रहे हैं। यही मेरा आपसे पूछना था। हमारे यहाँ पहले दिन ही, अब आप इसको जो भी समझ लीजिए, पहले दिन ही आप आज रजिस्टर्ड कराया, कल जाकर ही कैन अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट एज ए लॉयर, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेन करना पड़ता है। तो हमें ये लगता है कि ये कमी है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग की भी एकेडमी होनी चाहिए। तो मिनिमम कितने दिन की लगभग ट्रेनिंग होनी चाहिए? आप इसको जैसे 4-6 महीने की ट्रेनिंग कुछ इस तरह होनी चाहिए कि हमें कोर्ट में अपीयर होना है, सब करना। ये सब फिर बात वहीं लौट के आ जाती है, सब अनऑर्गेनाइज है। जब तक कि इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, सिस्टम नहीं दे। तो आप जीत के आते, मैं जीत के आऊँगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं जीत के आऊँगा। तो मैं इन जूनियर्स के लिए ट्रेनिंग की एक एकेडमी खोलने की बात करेंगे, मैं लड़ूंगा। और उस दौरान आप कुछ उनको स्टाइपेंड देंगे। अब स्टाइपेंड अल्टीमेटली बात झूठी हवा में बात नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में पहले 14,000 थी, आज की डेट में 750 रुपये फीस है। हमारे पास बार काउंसिल के पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ फीस है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से हम पैसा लेके आएंगे और उससे जो बच्चों का उनका होता है उनका एक्सपेंसेस वगैरह देंगे, पे करें, स्टाइपेंड देंगे। दोस्तों, सर से बहुत सारी बातें और भी करनी है। हमारे साथ बहुत सारे कलीग हैं, उनके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है? कैमरा घुमाइए पूरा। सर, हिमाल सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में एडवोकेट्स के जो भी ट्रबल्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जैसे मैं ग्रेजुएशन किया मैंने, और DU से मैंने लॉ किया। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। लेकिन जो गुणवत्ता है हमारी पढ़ाई की,
इस पे भी हम मतलब जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सब इस पे ध्यान नहीं देते। बेसिकली जो BCI हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, जो लॉ के कोर्स को एक्चुअली में देखती है, प्रैक्टिकली तो हमारे कोर्स में शुरू होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जब कॉलेज से निकलता है वो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ता है और उस पर तुरंत एकदम बर्डन आ जाता है कि वो चैम्बर भी अपना गैदर करे, अपने क्लाइंट्स भी गैदर करे, एक्सपोजर भी ले, सीनियर्स भी ढूंढे। तो ये हमारे करिकुलम का पार्ट क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मुझे लगता है पर्सनली, ये जो 5 साल का हमारा लॉ का प्रोग्राम है, ये जो LBA LLB प्लस होता है, ये ग्रेजुएशन प्लस लॉ होता है, इसमें हम BA के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉ की फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसको हम एक या 1.5 साल हम इसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर का क्यों नहीं बना सकते 5 साल के प्रोग्राम को? सिमिलरली अगर 3 साल का हमारा LLB का है तो उसमें एटलीस्ट 6 महीने का हम प्रोग्राम में डालें कि जो सीनियर्स का टाइप्स हो और उनको मैंडेट किया जाए कि जितने भी सीट्स हैं उनको आप बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, स्टाइपेंड जो भी आप उसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों के पास और कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग। ठीक है सर। हेलो हिमाल सर। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी सर। सर जैसे कि आप इस सेक्टर को अनऑर्गेनाइज कह रहे हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेडिकल छोड़ के मैं लॉ में आया। तो मैं इसमें सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मेडिकल में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल में इंटर्नशिप भी करता है, उसकी सर ट्रेनिंग चलती है साथ में पढ़ाई के साथ साथ, और नालसार यूनिवर्सिटी ने इसको बाकायदा जो भी लॉ फाइनल ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे बोला कि आप छोटे मोटे केसेस करिए, जैसे बेल ड्राफ्ट करना और ये सारी चीज़ें, साथ में कोर्स के साथ करिकुलम उन्होंने ऐड किया। तो सर इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कोर्ट से टाई अप क्यों नहीं करते हैं कि बच्चा 4th ईयर 5th ईयर में जाके सीधे कोर्ट क्राफ्ट वहीं से उसके सब्जेक्ट का पार्ट हो जाए, उसमें उसको अर्निंग भी हो। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट को 12,500 से 18,000 रुपये सर ड्यूरिंग उसके पढ़ाई उसको मिलता है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए सर इन लोगों के क्वेश्चन का। मैं आसिफ साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कोर्सेज में क्या होना चाहिए, ये गवर्नमेंट तय करती है, ये एक्ट तय करता है। द ओनली थिंग इज़ कि हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। आपकी बात को मैं अगर जीत के आ जाता हूं तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और बढ़ा के गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन भेजेंगे कि ये कोर्स को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे तरह के दूसरे कोर्सेज ट्रीट होते हैं। आपने सुना होगा मेरे इंटरव्यू में मैंने पहले ही कहा कि एक ब्रिज की ज़रूरत है फैकल्टी से कोर्ट के बीच में अगर बच्चे से लिटिगेशन कराना चाहते हैं, और वही चीज़ ब्रिज बनाएगी कि जिस तरह आप मेडिकल में आपने कहा कि इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ इंटर्नशिप तो शुरू हुई है लेकिन उतनी सीरियस नहीं है और ना स्टाइपेंड दिया जाता है उनको। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अल्टीमेट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। BCD है लेकिन ये है कि हमारी जो लिमिटेड पावर्स है उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं और फिर करेंगे। हाँ ये इस सिस्टम की कमी है जो आप कह रहे हैं, इसको दूर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग स्ट्रांगली लिखेंगे और कोशिश करेंगे शायद आपकी बात को मनवा लें। जो वकील साहब ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि जो BA LLB 5 ईयर का कोर्स होता है या 3 ईयर का, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो लॉ से रिलेटेड है ही नहीं है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। उसका क्या रिलेशन है उससे, और क्यों नहीं कोर्स को अपडेट किया जा रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू या जो भी कॉलेजेस है, कंसर्न कॉलेजेस हैं, या आप क्या आपके पास जीतने के बाद जब आएंगे तो इनमें भी कोई चेंजिंग लाएंगे? क्योंकि वो वैसे ही बाबा आदम के ज़माने से वही चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, मैं चेंज करने की ज़रूरत है, पहला आंसर तो ये है सुल्तान साहब। और दूसरा आंसर ये है कि BCI बार, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, उसके 25 में से हर स्टेट से एक मेंबर BCI का चुन के जाता है और वो BCI के मेंबर बन जाते हैं और वो फिर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वगैरह बनाते हैं। तो कोर्स क्या होना चाहिए, कोर्स का सेटअप क्या होना चाहिए, दैट इज़ द परव्यू ऑफ द BCI, नॉट BCD। लेट अस होप कि मैं BCD जीतूं, BCI में जाऊं, तो मैं आपके प्रपोजल को स्ट्रांगली रखूंगा। दोस्तों, इसी के साथ सर से सिर्फ आखिरी ये कि आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे जो हमारे एडवोकेट बिरादरी है, और किस बिहाफ पे आपको, वो तो सब सुन लिया हम लोगों ने, वो वोट देने आएँ और अपने वोट को सही इस्तेमाल करें और आप ही को दें। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि मेरा एक पीरियड गुजर चुका है, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं।
मेरे कुछ सपने थे, उसमें से एक सपना ये था कि वकीलों का कोई माई बाप नहीं होता है, तो उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आई वॉज वन ऑफ देम जो कि केजरीवाल साहब से लड़ा और इंडिया के किसी स्टेट में मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC पॉलिसी नहीं है, आपके दिल्ली स्टेट में मैं लेकर आया हूँ। तो और मैं उसका नोडल ऑफिसर हूं और कितने वकीलों को इसका बेनिफिट पहुंचा है ये मैं जानता हूं, क्योंकि एक एक आदमी की रिपोर्ट मेरे पास में है, तो ये मैं करके आया हुआ हूं। दूसरी चीज़, क्योंकि आपका सवाल था कि लोग मुझे वोट क्यों दें, दूसरी चीज़ ये थी कि आज ज़माना बदला है। कोविड ने हमारी ज़िंदगी के तौर तरीके बदल दिए हैं और हमारी जो कोर्टें हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, हमारे जो जजमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बेसिकली ज़िंदगी ऑनलाइन है। तो जब ज़िंदगी ऑनलाइन है तो हमने कहा लाइब्रेरी भी ऑनलाइन होनी चाहिए, तो हमने ई-लाइब्रेरी बनाई है। मेरा सपना था ई-लाइब्रेरी बनाने का। मैं लाइब्रेरी कमेटी का, बार काउंसिल का दिल्ली का चेयरमैन हूँ, ये आपको बता दूँ। तो हमने कड़कड़ुआ में ई-लाइब्रेरी जो इंडिया के लेवल की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है उसका इनॉग्रेशन किया, वो बनाई। एक ई-लाइब्रेरी हमने रोहिणी कोर्ट में बनाई, एक ई-लाइब्रेरी राउज एवेन्यू कोर्ट में बनाई। 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में हम बना चुके हैं, अभी साकेत में रहती है। तो अगर मैं आता हूँ तो मैं उस अधूरे सपने को फिर पूरा करूँगा। एक अधूरा सपना ये है कि इस दिल्ली सरकार ने सिर्फ उन लोगों को मेडिक्लेम और LIC पॉलिसी दी थी जो लोग दिल्ली के वोटर थे। अब कैसे अगर मैं आता हूं तो फिर दिल्ली सरकार से लड़ेंगे और कहेंगे कि जो भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मेंबर है उसे ये बेनिफिट LIC पॉलिसी और मेडिक्लेम पॉलिसी का होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ बार काउंसिल में एक छोटी सी बात है, लेकिन आपको लगना चाहिए बार काउंसिल के आप मेंबर हैं तो रेस्पेक्टेबल हैं। आप किसी काम से जाते हैं तो वहाँ आपके बैठने के लिए एक बहुत रेस्पेक्टेबल स्पेस नहीं था। वो मैंने कमरा जो फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, सोफ़ा के सारी चीज़ें मैंने उसको मेंटेन कराया, मैंने उसको कराया। वो भी मेरा एक सपना था। दूसरा सपना मेरा यह था कि जो अपोजिट काउंसिल होते हैं कई बार उनको गलत तरीके से नोटिस इशू करा देते हैं, लोग कंप्लेन कर देते हैं, मैं उनके खिलाफ खड़ा रहा। तो मेरा वो भी सपना था, मैंने उसको काफ़ी हद तक पूरा किया है। तो ऐसा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो अभी कुछ सपने बाकी हैं, आप मुझे लाओगे और मुझे आपको लाना चाहिए। मैंने जो कर दिखाया आज तक की, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली 1961 में बनी है, तब से आज तक कोई भी वकीलों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC पॉलिसी, कैशलेस पॉलिसी नहीं ला सका था। मैं लाया था, बाकी लोगों के लिए फिर लाएंगे, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप वोट दीजिए। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है सर, आप जीत के आ जाएं। पहले ही मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। थैंक यू। वकीलों के लिए स्टैम्प पेपर जनरल कर देना है आपको, ये है। किसी टेंडर से कहीं वकीलों के लिए जो रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं उनके लिए स्टैम्प पेपर आम कर देना है। देखिए मैं जो मेरी यही ख्वाहिश है। देखिए आपकी ख्वाहिश है, मैं आपकी ख्वाहिश का और ख़ासकर अपने फ्रेटर्निटी के मेंबर की ख्वाहिश मैं सर आँखों पे रखता हूँ और मैं इस पे हम वर्कआउट करेंगे और इस पे सरकार से क्या ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं वादा करता हूँ। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो विल डू इट। दोस्तों, हमारे सीनियर एडवोकेट अख्तर साहब थे और आप लोगों ने उनको सुना। दोस्तों, ये ख़ास तौर से जो मेरी एडवोकेट बिरादरी है, जो मेरा कम्युनिटी है, मेरे भाई बहन हैं, आप इनकी बातों को देखिए, सोचिए, समझिए। यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से एक बात कही कि यहाँ पे जात, धर्म, इलाका, एरिया कुछ नहीं देखना है। जो अच्छा कैंडिडेट है, जो काम किया है, करेगा, उस पर आप वोट दीजिए। और मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरे साथ के लोग हैं, सर का हाथ मजबूत करें, फ़ायदा होगा, हर तरह से फ़ायदा होगा। सर वकीलों के लिए शुरू से लड़ते आ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो, सर ने अभी वादा किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लाएंगे। तो इस तरीके से ये, और आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदुस्तान के हर एडवोकेट के पास भेजिए, ताकि समझे कि किस तरीके के कैंडिडेट होना चाहिए, किसको चुनना चाहिए। अगर हम आज मजबूत करेंगे तो BCD में जाएंगे सर, उसके बाद से फिर बार काउंसिल इंडिया का चुनाव होगा, उसमें भी सर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।